भाई मार्केट इतना गिर रहा है कि अब कोई शेयर सेफ नहीं है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में भी 30% तक की करेक्शन आ चुकी है और ये तो एक मार्केट लीडर शेयर है। और अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है या नहीं, एंट्री लेना सही होगा या नहीं, जिसके चलते हाल ही में एक महीने के अंदर इस शेयर में 26% की रैली तक आ गई। तो आखिर असली स्टोरी क्या है, आ जाओ आज के वीडियो में सब कुछ समझेंगे। मैं आदित्य अयंगार, एक सीएफए चार्टर होल्डर। एज ऑलवेज आज के वीडियो में भी आपके साथ डेटा बेस्ड नंबर्स के दम पे बिना किसी बायस के इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। इस वीडियो को बनाने ना वरुण बेवरेजेस ने ना उनके किसी कॉम्पिटिटर ने हमको पैसे दिए हैं। ये हम सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए बना रहे हैं ताकि आपकी रिसर्च प्रोसेस और आसान हो। और इस वीडियो में आपको कोई भी फालतू के स्टॉक टिप्स, टेलीग्राम चैनल या पेड सब्सक्रिप्शन जैसी वाहियात नहीं बेची जा रही, क्योंकि भाई हम क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, ना कि अपने व्यूअर्स को स्कैम करते हैं। पहले वीबीएल के बिजनेस, इंडस्ट्री और कुछ क्रेजी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ब्रेक डाउन करेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इसके बाद वीबीएल क्या, आपका बेवरेज इंडस्ट्री को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे एक रीसेंट थ्रेट के बारे में जो हाल ही में बेवरेजेस इंडस्ट्री में आया है, जिसके चलते वीबीएल के शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा डरे हुए। क्या डरे हुए ये बताइए। आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। अब आपको पता है वीबीएल के पास भारत में पेप्सिको के प्रोडक्ट्स के एक्सक्लूसिव बॉटलिंग राइट्स है अप टू 2039। यानी पेप्सिको के जो सारे बेवरेजेस होते हैं, पेप्सी, स्लाइस, ट्रोपिकाना, और उनके जो सारे स्नैक्स होते हैं जैसे चीटोस, डोरिटोस, कुरकुरे, ये प्रोडक्ट्स वो भारत में बेच सकते हैं अप टू 2039। और इसके अलावा वो कुछ खुद के प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं जैसे क्रीम बेल, एक्वा क्लियर और जाइव। अब एक सेकंड के लिए वीबीएल के पिछले 5 सालों के सबसे मेजर ग्रोथ ड्राइवर को ब्रेक डाउन करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कंपनी मार्केट लीडर है। आप बोलोगे पेप्सी मार्केट लीडर थोड़ी है, भारत में तो कोका कोला मार्केट लीडर है। लेकिन यही तो गेम है। एनर्जी ड्रिंक्स के मार्केट में लीडर है स्टिंग, जिसको बनाती है वीबीएल। 2017 में मार्केट शेयर था 2.5% और करंटली ऑलमोस्ट 90%। इनफैक्ट वीबीएल के सबसे रिसेंट 20,000 करोड़ के रेवेन्यू का 15% आया था स्टिंग में। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या है स्टिंग में, कैसे क्रैक की ये सेगमेंट। देखो, स्टिंग के इंट्रोडक्शन से पहले इंडिया का जो एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट था वो बहुत ज्यादा छोटा और नीश था। बड़े बड़े शहरों में ही बिकता था और वहां का मार्केट लीडर था रेड बुल, जो एक कैन बेचता था 115 रुपए में। और उसके डायरेक्ट नीचे 30 रुपए का कोका कोला आता था और उनके सारे कॉम्पिटिटर्स एनर्जी ड्रिंक्स नहीं थे। तो अब तक क्या हो रहा था, रेड बुल का मार्केट था बड़े बड़े शहरों में और उनकी टारगेट ऑडियंस थी अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे जो कॉलेज फेस्ट में उनका ड्रिंक कंज्यूम करते थे। और फिर आ गया स्टिंग 50 रुपए के प्राइस पॉइंट पर, 30 का कोका कोला, 115 का रेड बुल और बीच में एक स्वीट स्पॉट ऑफर कर रहा था 50 रुपए का स्टिंग। लेकिन उसके बाद इन्होंने वहां भी गेम बदल दिया, जहां पर उन्होंने एक 20 रुपए की 250 ml बॉटल इंट्रोड्यूस की। और ये इतना ज्यादा हिट हो गया स्पेशली वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के बीच, क्योंकि 20 रुपए में 72 मिलीग्राम्स का कैफीन मिलता था, जिससे काफी एनर्जी मिल जाती थी, इक्विवेलेंट टू 1 कप ऑफ कॉफी। और रेड बुल भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होता था, इंपोर्ट किया जाता था। पैंडेमिक के दौरान इंपोर्ट्स ड्रॉप हुए, उनकी रेवेन्यू 21% से गिर गई और ये गैप फिल की स्टिंग ने, जिनके रेवेन्यूज 440% से ग्रो हुए 2021 में। अब एक डिस्क्लेमर, रेड बुल हो या स्टिंग, दोनों आपके हेल्थ का कचरा ही करेंगे, लेकिन करंटली पैसे बनाने के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। भारत का जो एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट है वो $780 मिलियन का था 2024 में, और इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ $1.01 बिलियन है, यानी अप्रोक्सीमेटली 6% का CAGR बाय द ईयर 2030। और इस पूरे मार्केट का 90% करंटली स्टिंग डोमिनेट करता है। और सोने पे सुहागा ये है कि वीबीएल की ग्रोथ सिर्फ स्टिंग से नहीं, बाकी प्रोडक्ट से भी आती है। पेप्सिको जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है आफ्टर कोका कोला, और पिछले 5 सालों में वीबीएल की स्टॉक प्राइस 12x हुई है। और ये सारी सक्सेस प्योरली ऑपरेशनल और डिस्ट्रीब्यूशनल एफिशिएंसी से आई है, यानी हर एक एरिया में उस एरिया के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से टाइम से माल पहुंचाना और रिटेलर्स को ऐसे टर्म्स ऑफर करना कि वो ये माल और ज्यादा स्टॉक करने राजी हो और ये माल वहां पर एक्चुअली बिके। ऑपरेशंस के सेंस में वीबीएल एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब अपनी पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्ट से लेकर उसकी बॉटल, उसके ढक्कन, उसकी रैपिंग, उसके क्रेट्स, हर एक चीज एंड टू एंड यही मैन्युफैक्चर करते हैं। उनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है लूनार मैक टेक्नोलॉजीज, जो ये सारी चीजें उन्हें बना कर देती है। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन का गेम देखो, 83% रेवेन्यूज आते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी इंडिया, नेपाल और श्रीलंका से, और बाकी के 17% आते हैं अफ्रीका रीजन से, जैसे मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। ये मैन्युफैक्चरिंग 36 डोमेस्टिक और 12 इंटरनेशनल फैसिलिटीज में होती है और वहां से 130 प्लस कंपनी ओन्ड डिपोज में जाती है, जहां से 2500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन 2500 प्लस कंपनी ओन्ड शिपिंग व्हीकल्स। और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 40 लाख से भी ज्यादा आउटलेट्स में कंपनी के प्रोडक्ट को पहुंचा पाता है और इन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में दावा किया था कि ये अपने प्रोडक्ट को पूरे दुनिया के हर 5th पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। अब तक आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि रेड बुल, मॉन्स्टर ये सारे सिर्फ बड़े शहरों के चोचले हैं, लेकिन पेप्सी आपको छोटे से छोटे गांव में तक मिलता है, विच ओनली पॉइंट्स टू वन थिंग, बेवरेजेस ये सिर्फ एक 2 इंग्रेडिएंट गेम होता है। सबसे पहला है टेस्ट और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चीज वरुण बेवरेजेस ने क्रैक की, जिसका फल भी उनको मिला। पिछले 5 सालों में इनके रेवेन्यूज एनुअली 23% के एवरेज ग्रोथ रेट से बढ़े और उनके प्रॉफिट्स 41% के CAGR से। पिछले 1 साल में आपने नोटिस किया होगा कंपनी की इंटरेस्ट एक्सपेंस डबल हो गई, लेकिन ये परफेक्टली नॉर्मल चीज है क्योंकि कंपनी ने बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर। FY24 में 1200 करोड़ और कैलेंडर ईयर 25 में 600 करोड़, जिसके चलते मशीनरी को लीज करने जो लीज लायबिलिटीज होती है वो बढ़ गई एंड एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गया। लेकिन चेरी ऑन द केक ये है कि FY24 में कंपनी ने एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से 7,500 करोड़ रेस किए, जिससे काफी ज्यादा डेट रीपे कर दिया और करंटली ये नेट डेट फ्री है। अब एक प्रॉब्लम है, इंडिया में एज यू नो बेवरेजेस बिजनेस बहुत ज्यादा सीजनल होता है। लोग समर में बहुत ज्यादा बेवरेजेस पीते हैं और विंटर में पीते ही नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम भी कंपनी कॉम्बैट कर रही है साउथ अफ्रीका में एक्सपैंड कर। पिछले 2 सालों में कंपनी ने बेवको को अक्वायर किया साउथ अफ्रीका में, SBC बेवरेजेस को अक्वायर किया घाना में, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो सीजनल ट्रेंड्स है वो इंडिया से काफी अलग है। ऐसा करने से कंपनी सीजनैलिटी रिस्क को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस साउथ अफ्रीका से ही कंपनी के प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। अब तक सारे पॉजिटिव सुन के आप ऑलमोस्ट चले ही गए होंगे शेयर खरीदने के लिए, लेकिन अब स्टोरी एक्चुअली शुरू होती है नेगेटिव्स की बातें करके और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को एनालाइज करके। सारे नेगेटिव पॉइंट्स और मैनेजमेंट इन पॉइंट्स को कैसे फिक्स करने वाली है आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर इस पॉइंट तक आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे ही हम मोटिवेटेड रह पाते हैं और आप तक ऐसा हाईली रिसर्च कंटेंट लेकर आ पाते हैं। अफ्रीका में कंपनी की ग्रोथ के साथ एक मेजर सीन हो गया। इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ सिर्फ 6.3% की थी पूरे 2024 के लिए, क्योंकि जिम्बाब्वे में सरकार ने एक शुगर टैक्स इंट्रोड्यूस किया और इसी को कॉम्बैट करने कंपनी अपना पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वहां पर शुगर फ्री में ट्रांजिशन कर रही है। अब मेरे हिसाब से ट्रांजिशन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि शुगर फ्री में भी ये एक मेजर प्लेयर है। और ये मैं ऐसी हवे में नहीं बोल रहा, क्योंकि कंसोलिडेटेड लेवल पर VBL के 43% रेवेन्यू जीरो शुगर या लो शुगर प्रोडक्ट से आते हैं, तो उनको पता है कि ये सेगमेंट कैसे क्रैक कर। लेकिन दूसरी तरफ एक और गेम खेला जा रहा है। VBL की जो सक्सेस थी स्टिंग के साथ 20 रुपए में प्रोडक्ट बेच के पूरे मार्केट को कैप्चर करना, ये सिर्फ एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, ना कि प्रोडक्ट एक्सीलेंस। स्टिंग का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर देख लो, कोका कोला कंपनी का थम्स अप चार्ज, सेम प्राइस है, सेम बॉटल भी है, और उसके साथ एक और मेजर प्लेयर कुछ बड़ा कर रहा है, रिलायंस का कैंपा कोला। कैंपा 2 क्रेजी तरीके से मार्केट डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला प्राइस, 10 रुपए में वो एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, स्टिंग के प्राइस का हाफ। और दूसरा, रिटेलर्स को और बेहतर मार्जिन देना, जिससे वो कैंपा के प्रोडक्ट को और ज्यादा वॉल्यूम में स्टॉक करे और कस्टमर्स के लिए और ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए। लेकिन भाई कैंपा का टेस्ट तो कितना गंदा है। आई एग्री, लेकिन इन्हीं स्ट्रैटेजीज की वजह से कैंपा का मार्केट शेयर एरेटेड ड्रिंक्स के स्पेस में 10% का हो चुका है और रिलायंस ने अपने दिसंबर क्वार्टर के रिपोर्ट में कहा था कि FY25 में यहां से रेवेन्यू 1000 करोड़ तक चला जाएगा। और अगर ये काफी नहीं था तो ये जो 10 रुपए वाली कैटेगरी है वो भी क्राउड हो रही है। यहाँ पे पार्ले और अमूल भी नए नए ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं मिल्क बेस्ड बेवरेजेस में। दूसरी तरफ कोका कोला जो है वो अपने 20 रुपी ड्रिंक सेगमेंट में शुगर फ्री ऑप्शन भी ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है, इसके पीछे हर एक बेवरेज कंपनी हाथ धोकर पड़ी हुई है। तो इस प्रॉब्लम पर वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की मैनेजमेंट ने क्या कहा वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि देखो, हमको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, हमारा फोकस आज भी इंडिया के बेवरेज मार्केट को पूरी तरह पेनेट्रेट करना है। हमको अभी लगता है कि बेवरेजेस ये आज भी बहुत ज्यादा अंडर पेनेट्रेटेड है। हम चाहते हैं कि हम और ज्यादा गांव में Tier 2 Tier 3 सिटीज में हमारे प्रोडक्ट को पहुंचा सके। और अब कोका कोला कंपनी या फिर रिलायंस जैसा एक हैवी वेट इन अंडर पेनेट्रेटेड एरियाज में क्यों नहीं पहुंच सकता? तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाकर ये प्राइस सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, मुझे नहीं समझ आया। सेकंड चीज मैनेजमेंट ने कही कि हम फूड और स्नैकिंग वाली जो सेगमेंट है, जैसे कुरकुरे, डोरिटोस, चीटोस, यहां पर अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स बढ़ाकर एक्सपैंड करेंगे ताकि हम बेवरेजेस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। फेयर इनफ। और तीसरी चीज जो मैनेजमेंट ने कही वो बहुत ज्यादा रिस्की है। इन्होंने कहा कि हम प्राइस वॉर्स में पड़ने ही नहीं वाले। जो ये लो प्राइस की सेगमेंट थी, 10 रुपए के ड्रिंक्स बेचे जा रहे थे, वो कैंपा के आने के पहले से हो रहा था, लेकिन कैंपा के आने से ये प्रोसेस और ज्यादा
एक्सिलरेट हो गई। तो कैंपा और ये जो सारे 10 रुपए में प्रोडक्ट बेचने वाले लोग हैं, ये वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कस्टमर बेस और ज्यादा प्रीमियम है जो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करता है। तो इस बेसिस पे हम जीतेंगे। ओके, यहाँ पे अपना एक ओपिनियन देता हूँ। मेरे हिसाब से ये सिर्फ बोलने वाली बात है। बेवरेजेस में प्राइस वॉर बहुत ज्यादा कॉमन होती है। पिछले 50 साल की हिस्ट्री देख लो पेप्सी वर्सेस कोका कोला की, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। कल को अगर कैंपा कोका कोला ने जाके कुछ क्रेजी कर दिया और प्राइस वॉर शुरू हो गई, प्राइस कम करने पर मजबूरी आ गई तो करना ही पड़ेगा और मार्जिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और रही बात प्रीमियम की, एक जमाने में रेड बुल भी प्रीमियम हुआ करता था। ग्रांटेड 100 रुपए का रेड बुल वर्सेस 20 रुपए का स्टिंग और 20 रुपए का स्टिंग वर्सेस 10 रुपए का कैंपा, ये एक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इंडियन कंज्यूमर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, प्राइस सेंसिटिव है और इतने कम टाइम में कैंपा ने 10% मार्केट अक्वायर कर लिया है, ये देखकर डर तो लग रहा है। अब इन सारे डेवलपमेंट्स के चलते एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, जो सारे एनालिस्ट्स है, ब्रोकरेज हाउसेस है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, इनकी क्या सेंटिमेंट है। सबसे रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट लिखी थी जेफरीज नाम के एक ब्रोकरेज ने, जिसने स्टॉक को बाय रेटिंग दिया विद एन अपसाइड ऑफ अप टू 715 रुपीज पर शेयर। लेकिन हम एक ही ब्रोकरेज का रिपोर्ट पढ़ के डिसीजन नहीं ले सकते, हमको पूरी सेंटिमेंट गेज करने के लिए एक एवरेज कंसेंसस एस्टिमेट देखना पड़ेगा। पिछले 12 महीनों में स्टॉक को एक भी ब्रोकरेज हाउस ने सेल रेट नहीं किया। एज ऑफ नाउ स्टॉक पर 8 एक्टिव रेटिंग्स है, 5 बाय रेटिंग्स है और 3 होल्ड रेटिंग्स है। तो यहां पर जो डेटा है वो कहता है कि इंस्टीट्यूशंस और एनालिस्ट इस स्टॉक पर काफी पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यूएशन आज भी बहुत ज्यादा रिस्की है। चलो देखते हैं क्यों। ऑलमोस्ट 30% के प्राइस डिक्लाइन के बाद भी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 70x और ये लार्ज कैप कैटेगरी का ट्रिपल है, जो करंटली 22x पर ट्रेड करती है। ऑब्वियसली सेक्टोरल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ सेक्टर्स प्रीमियम पे और कुछ डिस्काउंट पर ट्रेड करते हैं। अगर हम एफएमसीजी के फूड सेगमेंट को देखें तो वहां पर भी पीई रेशियो 33x का है करंटली, मीनिंग वीबीएल उसके भी डबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। जिसका मतलब क्या है, ये जो अब तक हमने 40-45% का ग्रोथ देखा कंपनी के प्रॉफिट्स पे, इस ग्रोथ के दम पर मार्केट कंपनी के स्टॉक को वैल्यू कर रहा है। आगे जाकर अगर ऐसी ग्रोथ नहीं दिखी, अगर अर्निंग्स सरप्राइजेस आ गए, पर्टिकुलरली नेगेटिव सरप्राइजेस, यानी मार्केट एक्सपेक्ट करता है 15% से अर्निंग्स बढ़ेंगे लेकिन एक्चुअली सिर्फ 12% से बढ़ते हैं, तो स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। अब स्टॉक कल को गिरेगा या नहीं ये करंटली बताना इम्पॉसिबल है, लेकिन डेटा के बेसिस पे ओवर वैल्यूएशन तो नजर आ रही है। अब मैनेजमेंट इस अफ्रीका के प्रॉब्लम को और 10 रुपए के ड्रिंक्स के इशू को कैसे टैकल करते हैं, ये तो आने वाले क्वार्टर्स ही बताएंगे। अब मैंने ये शेयर खरीदा है या नहीं, आंसर इज नो, बिकॉज इन लेवल्स पर मुझे ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड लगा और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी रिस्क जस्टिफाइड है। बट दैट्स बिकॉज मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हूं एंड दैट्स जस्ट मी। आप भी सेम चीज में बिलीव करो, ऐसा जरूरी नहीं होता। आपके ओपिनियंस क्या है आप कमेंट करके मुझे बताना, और अगला वीडियो कौन से स्टॉक पर देखना पसंद करोगे ये भी बताना, क्योंकि वीबीएल आप ही ने सजेस्ट किया था और हमने वीडियो बनाया। अगला सजेशन भी आपका जो भी होगा और जिस सजेशन के लिए मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे, वी विल मेक इट हैपन। वीडियो से कुछ नया सीखे तो सब्सक्राइब।